नमस्कार। आज हम एक ऐसी सामग्री पर बात कर रहे हैं जो चेतना के विकास और समाज के ताने-बाने पर ना एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालती है। जी हाँ। खास तौर पे ये जो मेरा तेरा का कॉन्सेप्ट है, मतलब स्वामित्व और बांटना यानी साझा करना, हम्म। इन विचारों पर। हम्म। ये स्रोत असल में एक संवाद है, एक तरह की कल्पना कि जो ज्यादा विकसित या कह लें जागृत प्रजातियां हैं, वो मानव समाज के कुछ बुनियादी उसूलों को कैसे देखती होंगी, शायद उन पर सवाल भी उठाती होंगी। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा क्या है? बस यही देखना कि ये जो अनोखे विचार हैं, ये हमारी अपनी सोच को कहाँ तक चैलेंज करते हैं, और क्या इनसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए या समाज के लिए कुछ कुछ काम का निकाल सकते हैं। हाँ। चलिए इसको जरा खोलते हैं, परत दर परत। और देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये चर्चा पारंपरिक सही या गलत के चश्मे से नहीं देखती। अच्छा। हाँ, बल्कि इस नजरिए से कि भाई किसी समाज के जो भी लक्ष्य हों, उन्हें पाने के लिए क्या तरीका काम करता है और क्या नहीं। तो ये नैतिकता से ज्यादा प्रभावशीलता का सवाल बन जाता है। कम से कम इस स्रोत के दृष्टिकोण से तो यही लगता है। ठीक है, समझ गया। तो पहला बड़ा विचार जो इसमें है, वो है स्वामित्व बनाम प्रबंधन, है ना? जी। सामग्री कहती है कि ये जो काल्पनिक अत्यधिक विकसित प्राणी हैं, एचईवीज, हम्म। उनकी दुनिया में स्वामित्व जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हम्म। अब इसका मतलब ये कि हुआ कि कुछ भी अपना कहना या रखना गलत है। ये तो मतलब हमारी पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जड़ पर ही चोट है। यहीं पर स्रोत स्थिति साफ करता है। देखिए, मुद्दा सही या गलत का है ही नहीं। मुद्दा यह है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, है ना? तो इन एचईबीज के लिए, जिनके लक्ष्य शायद एकता, सामंजस्य और सबका भला है, उनके लिए स्वामित्व का विचार शायद उतना कारगर नहीं बैठता। अच्छा। जबकि हमारे समाज में, देखिए, मालिकी हक अक्सर व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा, संपत्ति बनाना, इन लक्ष्यों से जुड़ा होता है। तो सवाल कार्य क्षमता का है, नैतिकता के फैसले का नहीं। लेकिन ये बात ना गले उतरनी थोड़ी मुश्किल है। मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग, चाहे उनके पास बहुत ज्यादा ना भी हो, कुछ तो अपना बनाना चाहते हैं। अपनी गाड़ी, अपना घर, जमीन का एक टुकड़ा। ये एक बहुत गहरी मानवीय इच्छा सी लगती है। हाँ, लगती तो है। तो फिर एक ऐसी उन्नत प्रजाति बिना मालिकाना हक के काम कैसे चलाती होगी? क्या सब कुछ यूं ही बिखरा पड़ा रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्वामित्व की जगह जिसे अपनाते हैं, उसे हम प्रबंधन कह सकते हैं, या शायद देखभाल, स्टीवर्डशिप जिसे कहते हैं। अच्छा, प्रबंधन। हाँ। इसका सार ये है कि आपसी सहमति से तय होता है कि किस संसाधन का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, किस प्रोजेक्ट पर कौन मिलकर काम करेगा, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन साझा करेगा, है ना? दुनिया में अलग अलग काम कौन संभालेगा। उनकी समझ का आधार ये है कि क्योंकि वो सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं, सब जुड़े हुए हैं, इसलिए जो कुछ भी मौजूद है वो सिद्धांत रूप में सभी का है। तो असल चीज है जिम्मेदारी और देखभाल, न कि कब्जा। मतलब कब्जा नहीं, जिम्मेदारी, ये है मूल मंत्र। बिल्कुल, यही है इस सोच का मूल मंत्र। श्रोतों में इसके कुछ मजेदार उदाहरण भी दिए, जैसे जमीन के नीचे दबे खनिज, या बहता पानी, या आसमान की हवा। इन पर किसी एक का मालिकाना हक कैसे हो सकता है? हाँ, ये अजीब लगता है उनके नजरिए से। हिब्स के लिए ये सोचना भी शायद हास्यास्पद हो कि कोई धरती के एक टुकड़े का मालिक बन बैठा, और फिर उसकी नीचे पाताल तक और ऊपर आसमान तक सब उसका हो गया। हाँ 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 हाँ, जबकि हमारी दुनिया में हवा के अधिकार, पानी के अधिकार, खनिजों पर हक, इन पर सरकारों, कंपनियों और लोगों के बीच मतलब अंतहीन बहसें और झगड़े चलते रहते हैं। बिल्कुल। और ये उदाहरण दिखाते हैं कि हमारी अपनी स्वामित्व की अवधारणा कितनी कितनी पेचीदा है और कई बार मनमानी भी हो सकती है। कहाँ इसकी सीमा शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, इस पर कभी एक राय नहीं बनती। सही बात है। एचईबीज के लिए उनका बुनियादी सिद्धांत कि हम सब एक हैं, ऐसी बहसों को एकदम बेमतलब बना देता है। अगर सब कुछ स्वाभाविक रूप से सबका है, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि जमीन के नीचे क्या है या हवा में क्या है, इस पर किसका हक है। वो तो एक साझा विरासत है जिसकी मिलकर देखभाल करनी है। तो फिर यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। अगर लोग किसी चीज के मालिक नहीं होंगे, तो उससे मुनाफा कैसे कमाएंगे? हमारी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही मुनाफे के इंजन पर चलती है ना? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और बिना मुनाफे के लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? ये तो जीने की सबसे बुनियादी जरूरत है। और यहीं पर स्रोत एक और चौंकाने वाला विचार सामने रखता है।
इन HEBs ने लाभ या मुनाफे की परिभाषा ही बदल दी है। अच्छा, कैसे? उनके लिए कोई चीज लाभदायक नहीं मानी जाती अगर उसका फायदा किसी और के नुकसान की कीमत पर आ रहा हो। वो इस स्थिति को स्वीकार ही नहीं करते जहां एक जीते और दूसरा हारे। ओह, उनकी सभ्यता में किसी एक को तब तक फायदा नहीं होता जब तक सभी को फायदा ना हो। तो लाभ का मतलब है सामूहिक बेहतरी, सबका उत्थान, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत तिजोरी भरना। सबका फायदा तभी अपना फायदा, ये है उनका नजरिया। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूं तो ये विचार अपनाने में हम इंसानों को बहुत मुश्किल होगी। हाँ, बिल्कुल। हमारी दुनिया तो काफी हद तक प्रतिस्पर्धा पर चलती है। अक्सर किसी की जीत में ही दूसरे की हार छिपी होती है। हम सब जीतें, विन विन की बातें तो करते हैं, लेकिन असलियत में खासकर बड़े पैमाने पर इसे लागू करना पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, और स्रोत भी इस बात को नजरअंदाज नहीं करता कि ये इंसानों के लिए सोच की एक बहुत बड़ी छलांग है। और यही बात हमें स्रोत के अगले बिंदु पर ले आती है, बिंदु 8। हाँ, वो कहता है कि एक जागृत प्रजाति हर वक्त हर चीज सबके साथ साझा करती है, जबकि हम इंसान ऐसा सिर्फ बहुत सीमित दायरे में करते हैं, अपने परिवार के साथ या बहुत करीबी दोस्तों के साथ। ज्यादातर लोगों को ये बड़े पैमाने पर करना अव्यवहारिक लगता है, यहाँ तक कि नामुमकिन। बिल्कुल। पहला ख्याल यही आता है, भाई अगर मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं और खाने वाले 10 हैं, तो मैं कैसे सबके साथ साझा करूं? या अगर संसाधन वाकई में कम है, तो क्या बांटने का मतलब ये नहीं होगा कि किसी को भी पेट भरने लायक नहीं मिलेगा? ये डर तो बहुत स्वाभाविक लगता है। स्रोत इस सोच को सिरे से खारिज करता है, कहता है ये बकवास है। अच्छा, बकवास। हाँ, और तर्क देता है कि हम इस तरह का साझा करना छोटे पैमाने पर हर समय करते हैं, बिना ज्यादा सोचे समझे। स्रोत कुछ हल्के फुल्के उदाहरण देता है, जैसे आप तेज बारिश में अकेले छाता लेकर घर से नहीं निकलेंगे और अपने साथ चल रहे जीवन साथी या बच्चों से कहेंगे, अरे तुम्हारे पास छाता नहीं है, बहुत बुरा हुआ, पर अब किस्मत ही ऐसी है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। ऐसा शायद ही करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अपने हों तो हिसाब अलग होता है। हाँ, तो इन उदाहरणों का निचोड़ क्या है? यही कि जब हम किसी को दिल से अपना मानते हैं तो साझा करना स्वाभाविक रूप से होता है। हीब्स और हम में फर्क सिर्फ इतना है, इस नजरिए के मुताबिक, कि हीब्स हर किसी को अपना परिवार, अपना प्रियजन मानते हैं। उनके अपनेपन का दायरा असीमित है। तो अगर समाधान इतना सीधा है कि बस अपने परिवार का दायरा बढ़ाते जाना है, तो हम इसे क्यों नहीं अपनाते? एक समाज के तौर पे हमें क्या चीज रोकती है? हम क्यों उस छाते को या उस पाई को सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों तक ही सीमित रखते हैं और अजनबियों के लिए दरवाजा बंद कर लेते हैं? इस सामग्री के अनुसार इसकी जड़ में हमारी एक गहरी मान्यता है कि सबके लिए पर्याप्त है ही नहीं। अच्छा, अभाव की सोच। हाँ, वही। हमें लगता है संसाधन सीमित हैं, जरूरतें अनंत हैं, इसीलिए हमें अपना हिस्सा पकड़कर रखना होगा, कहीं हम भूखे न रह जाएं, कहीं हम पीछे न छूट जाएं। ये अभाव की सोच है, स्कार्सिटी माइंडसेट, जो सबके साथ सब कुछ बांटने के सहज ज्ञान या इच्छा को दबा देती है। हमें डर लगता है कि अगर हमने दिया तो हमारे पास कम पड़ जाएगा। लेकिन यहीं पे स्रोत एक बहुत मजबूत दलील देता है। वो कहता है कि भोजन, पानी, ऊर्जा जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें वास्तव में पृथ्वी पर सबके लिए जरूरत से ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। जी हाँ। दुनिया में इतना भोजन पैदा होता है कि हर इंसान का पेट भर सके। ऊर्जा के इतने स्रोत हैं कि सबकी जरूरतें पूरी हो सकें। तो समस्या संसाधन की कमी की नहीं, बल्कि उनके वितरण की है। बिल्कुल, बंटवारे में जो असमानता है और कुछ लोगों या समूहों द्वारा जो जमाखोरी की जाती है, वही कृत्रिम अभाव पैदा करती है। हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि धरती पर प्रचुरता है, कमी नहीं। समस्या हमारी व्यवस्थाओं में है, हमारी सोच में है, न कि संसाधनों की वास्तविक कमी में। हम वितरण की समस्या को गलती से अपर्याप्तता की समस्या मान बैठते हैं। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई समाज इस दिशा में आगे बढ़ता है, जहां मालिकाना हक की जगह देखभाल और प्रबंधन ले लेता है, जहां मुनाफे का मतलब होता है सबका मुनाफा, और जहां साझा करना एक आम बात बन जाती है। तो फिर लोग रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? ये जो कमाना शब्द है, अर्निंग अ लिविंग, इसका मतलब ही क्या रह जाएगा? और यहाँ स्रोत का नजरिया शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है। वो कहता है, जीने का अनुभव यानी जीवन ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी को कमाना पड़े। कमाना ना पड़े। हाँ, जीवन तो एक उपहार है,
एक तोहफा। ये कोई मजदूरी नहीं है जिसे हर रोज हाड़ तोड़ मेहनत करके हासिल करना पड़े। इस सामग्री का तर्क है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना पूरी तरह संभव है जहां समाज अपने सभी सदस्यों की व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों का ख्याल रखे, और इसके लिए किसी को अपनी आत्मा बेचने या अपने सपनों को कुचलने या अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ इसलिए कि उन्हें जिंदा रहना है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जहां हर कोई अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार योगदान दे और बदले में सभी को समाज के संसाधनों से अपनी जरूरतें पूरी करने का समान अवसर मिले। जी। जहां किसी को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीजों के लिए दिन रात खटना ना पड़े और ना ही किसी को सिर्फ इसलिए अपना मनपसंद काम छोड़ना पड़े क्योंकि उससे पैसा नहीं बनता। ये एक बड़ा बदलाव होगा। ये एक आदर्श जैसा लग सकता है, लेकिन स्रोत इसे एक व्यावहारिक संभावना के तौर पर पेश करता है। ये मानता है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। असली चुनौती इसे लागू करने में है, हमारी मौजूदा सोच और ढांचों को बदलने में है। बिल्कुल। और जब तक पूरा समाज एक साथ नहीं बदलता, ये राह आसान नहीं लगती। कुछ लोग शायद साझा करना चाहें, लेकिन अगर बाकी लोग जमाखोरी और पहले मैं वाली सोच पर अड़े रहे तो ये चलेगा कैसे? मतलब संतुलन कैसे बनेगा? स्रोत इसका भी जवाब देता है, और वो उम्मीद जगाने वाला है। उसका कहना है कि पूरा समाज तब बदलेगा जब ज्यादातर लोग ये देखेंगे कि जो लोग इस नई राह पर चलने का चुनाव करते हैं, उनके लिए जीवन कितना आसान, कितना भरपूर और कितना संतोषजनक हो जाता है। अच्छा, मतलब प्रेरणा से बदलाव आएगा, दबाव से नहीं। हाँ, बिल्कुल। इस सामग्री के अनुसार प्रजाति को जगाने में मदद करने के लिए खुद को चुनना, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को नेता घोषित कर दें, बल्कि इसका मतलब है अपने जीवन से ये दिखाना कि एक गहरी आंतरिक समझ ने आपको इंसान होने का एक और तरीका सिखाया है। एक ऐसा तरीका जो डर और कमी पर नहीं, बल्कि प्रेम, साझापन और सामूहिक कल्याण पर आधारित है। और यहाँ नेता की परिभाषा भी पारंपरिक नहीं है। याद रखें, इस स्रोत के अनुसार एक नेता वो नहीं है जो चिल्लाकर कहे मेरे पीछे आओ, बल्कि एक नेता वो है जो बस कहता है मैं पहले चलूंगा। हाँ, ये सच है कि आप रातों रात अपने समाज के काम करने का पूरा तरीका नहीं बदल सकते, लेकिन आप व्यक्तिगत स्तर पर एक जागृत प्रजाति के जो मूलभूत गुण बताए गए हैं, जैसे साझा करना, प्रबंधन की भावना रखना, सबके लाभ का सोचना, उनका प्रदर्शन और उनका प्रतिरूपण तुरंत शुरू कर सकते हैं। कैसे? बस पहला कदम बढ़ाकर अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने छोटे छोटे चुनावों में इन सिद्धांतों को जीकर। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि स्वामित्व की हमारी जो जड़ पकड़ चुकी धारणा है, उसे चुनौती दी जा सकती है और उसकी जगह प्रबंधन और देखभाल की भावना ले सकती है, मतलब कब्जा नहीं, जिम्मेदारी। सही। हमने देखा कि लाभ की परिभाषा को बदला जा सकता है ताकि उसमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबका भला शामिल हो, सबका फायदा, तभी अपना फायदा। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि अभाव की सोच शायद एक भ्रम है और प्रचुरता के आधार पर साझा करना संभव है, क्योंकि असल समस्या अक्सर वितरण की होती है, कमी की नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शायद सबसे गहरा विचार, क्या जीवन जीने के लिए वाकई कमाना जरूरी है या जीवन खुद में एक उपहार है? ये सोचने वाली बातें हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि ये बड़ा बदलाव किसी बाहरी क्रांति या सरकारी आदेश का मोहताज नहीं है। इसकी शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर यहीं अभी हो सकती है। हाँ, दूसरों का इंतजार किए बिना। हाँ, दूसरों के बदलने का इंतजार किए बिना, खुद एक उदाहरण बनकर। ये मैं पहले चलूंगा वाला नजरिया ये दिखाता है कि बदलाव न सिर्फ संभव है, बल्कि शायद उतना मुश्किल भी नहीं जितना हम डरते हैं। ये छोटे कदमों से शुरू होता है। तो इस गहरी बातचीत के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी मौजूदा व्यवस्था के अंदर रहते हुए ही आज अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रबंधन या सार्वभौमिक साझाकरण का अभ्यास करने का वो एक छोटा व्यावहारिक तरीका क्या हो सकता है? वो कौन सा एक नन्हा सा कदम हो सकता है जिससे पहले चलने की शुरुआत की जा सके? आज आप किस एक चीज को अपना समझने के बजाय उसका प्रबंधक बनने की कोशिश कर सकते हैं?